नए रूप, नए जोश, नए उत्साह के संग 90.4 कुमाऊं वाणी, अपुन रेडियो, अपुन बात। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी और मैं हूं आपका रेडियो साथी जितेंद्र रैकवाल। और आज हम खास विषय पर बातचीत करना चाह रहे हैं जो उभयचर हैं या जो हमारे जल स्रोतों के आसपास पलने वाले जीव हैं। तो इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं विशाल कुमार प्रसाद जी, जो उभयचर अनुसंधान वैज्ञानिक भी हैं। तो विशाल जी, पहले तो आपका कुमाऊं वाणी में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशाल जी, जैसे उभयचर के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और खासकर आप उत्तराखंड से जुड़े हुए उभयचरों के लिए काम करते हैं, तो जी हाँ। इस समय आप अपने उभयचर शोध में किन चीजों को शामिल कर रहे हैं या आपकी रिसर्च में उभयचर किस तरीके से हम उनको देखें, उनकी जैव विविधता के बारे में थोड़ा सा इस बार अपने रिसर्च पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। मैं कई वर्षों से अलग अलग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, IUCN का एम्फीबियन स्पेशलिस्ट ग्रुप है और कुछ लोकल NGOs भी हैं उत्तराखंड में, जैसे बायोडाइवर्सिटी रिसर्च एंड कंजर्वेशन फाउंडेशन। जी ऐसे संस्थाओं के साथ मिल करके, उनके रिसर्चर्स के साथ मिल करके ये रिसर्च जो उभयचर हैं उत्तराखंड के हिमालय पर्वत पे, उनके बचाव कार्य के लिए और उनके ऊपर शोध कर रहा हूँ कि उनके ऊपर ये जो वातावरण है या हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज जो है, इनका क्या उस पर असर पड़ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है पूरी दुनिया में एक ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरी दुनिया में एक कैटास्ट्रॉफी या कह सकते हैं बहुत बड़ी तरह से प्रलय के रूप में उभर के आ रही है, जी जिससे काफी सारे आप कह सकते हैं कि जैव विविधता के जो अंग होते हैं, जो प्रजातियां होती हैं, काफी सारी प्रजातियों को भी इससे खतरा हो रहा है और इससे उनका जो एक हैबिटेट होता है वो भी नष्ट हो रहा है। उसमें परिवर्तन आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के की वजह से। और इसके अलावा भी हम एक ऐसी मेंढक, एक ऐसे उभयचर की प्रजाति के को खोजने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, जी जो लगभग आप कह सकते हैं कि 33 वर्षों से जिसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो पाई है। इसको आखिरी बार 1992 में 1992 में देखा गया था। तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग से, बहुत रोचक से हम इंफॉर्मेशन, सूचनाओं पे और ऐसे टॉपिक्स पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उत्तराखंड में। तो सर, आपने अपनी रिसर्च में क्या पाया है या हम अपनी जो उभयचरों की विविधता है उसमें क्या खो रहे हैं, इस संदर्भ में हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? जितेंद्र जी, हिमालय पर्वत जो है ना, ये रेस्ट ऑफ जो जगहें हैं, जैसे आप जो जैसे हिमालय पर्वत है, जी अगर हम नीचे जाते हैं देहरादून से उत्तर प्रदेश की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ और फिर जो पेनिनसुलर इंडिया की तरफ जाते हैं, तो वो प्लेन्स हो जाता है, जहाँ पे की जो ऊंचाई है समुद्री तल से वो काफी कम हो जाती है। बिल्कुल। जिस जैसे ही आप हिमालय पर्वत की तरफ आते हैं तो ऊंचाई जो है वो बढ़ती रहती है, बढ़ने लग जाती है, तो काफी ऊपर तक जाती है। फिर माउंट एवरेस्ट 8,800 मीटर समथिंग तक हिमालय पर्वत पे। तो ये जो दो एक इलाके हैं, ये काफी अलग हैं प्रकृति और पर्यावरण और हम बोलेंगे कि पूरी इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हिमालय पर्वत है, इनके एम्फीबियंस बड़े ही खास हैं और ये केवल ये जो भैचर है केवल हिमालय पर्वत पे पाए जाते हैं। ये नीचे की निचली तरफ पे नहीं पाए जाते, क्योंकि इनका जो एक प्राकृतिक आवास है वो केवल हिमालय पर्वतों पे ही मिलता, और कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलता। अगर ये मेंढक हिमालय पर्वत में किसी कारणों की वजह से, जी जैसे कि इंसानों द्वारा जो भी एक तरह से पेड़ों को काट करके, जंगलों को काट करके घर बनाने, और जैसे पहाड़ों में अपने कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में हो रहा है, एक तरह से शहरीकरण हो रहा है पहाड़ों पर भी, और आबादी बढ़ रही है। और इसके साथ साथ जो प्रदूषण है, एक तो प्रदूषण है जो टूरिज्म के माध्यम से लोगों के साथ आ जाता है, जी और इसके साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है, और जो एयर पोल्यूशन भी होता है, वायु बिल्कुल प्रदूषण भी बिल्कुल। होता है। बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, मैं तो कुछ ही बात कर रहा हूँ।
तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो अभी तक हमने रिसर्च में मतलब इंक्लूड भी नहीं की है। कुछ अलग जो ग्रुप है रिसर्च की, अलग फील्ड के लोग हैं वो कर रहे हैं। इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत पे जो कारणों की वजह से हो रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो परिवर्तन आ रहा, जो कि एक नकारात्मक परिवर्तन कहेंगे जिसको, जिससे कि जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। एनिमल्स या प्लांट्स को नहीं, इसके साथ साथ ह्यूमंस को भी, हमें मनुष्यों को भी, लोकल जो है उनको भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि जल का जो स्रोत है वो जल की जो एक तरह से जो वॉल्यूम है वाटर का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है स्ट्रीम्स में। लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पहाड़ों पे वैसे ही पानी जो है एक बहुत ज्यादा नहीं होता, एक सीजनल अवेलेबिलिटी होती है उसकी। तो एम्फीबियंस भैचर के माध्यम से हम एक बताना चाहते हैं कि क्या परिवर्तन आ रहा है हिमालयाज में, हिमालय पर्वतों पे, और हमें इसको कैसे रोकना चाहिए, हमें कैसे उसको एक मिटिगेशन प्लान हमें डेवलप करना चाहिए उसको, उसके को रोकने के लिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं जी इनको हम रोक सकें। और इससे ये जनहित में भी है, क्योंकि इससे लोकल्स का भी फायदा होगा, और ये पर्यावरण के भी हित में है, क्योंकि ये डायरेक्ट पर्यावरण को बचा करके हम इंसानों की लाइफ को बेटर कर रहे हैं। आपने जो अपने रिसर्च का कुछ पार्ट मुझे भेजा था लिख करके, तो सर उसमें आपने एक चक्राता नामक किसी मेढक का जिक्र किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे विलुप्त हो रहा है या उस पे क्या खतरे मंडरा रहे हैं। जितेंद्र जी, ये जो मेंढक है, ये हमारे उत्तराखंड के जो हिमालय पर्वत है वहां पे पाया जाता है, और खास तौर में चक्राता का जो आप कह सकते हैं कि जो एक लैंडस्केप है, चक्राता का जो एरिया है जी उसमें ही पाया जाता है ये। इसका अच्छा। नाम है देहरादून स्ट्रीम फ्रॉग, या जी देहरादून गधेरे का मेंढक। ये जो मेंढक है, जैसे आपको भी कुछ देर पहले मैंने एक बात कही थी कि 33 वर्ष से देखा नहीं गया जिसको, तो ये वही मेंढक है। जी और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस मेंढक को की खोज करने पर, और इसको, इसके की प्रजाति, इसकी जो पॉपुलेशन है उसको बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं थ्रू हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये जो मेंढक है, ये IUCN की जो रेड लिस्ट जो है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्टेड है। जी यानी कि ये जो प्रजाति है इसको बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है, और ये विलुप्त होने के ही मतलब एज पे ही है। इसीलिए हमें अपने राज्य के इस उभयचर प्रजाति को बचाना चाहिए। और ये जो प्रजाति है, ये 1992 में, 1992 में लास्ट टाइम देखी गई थी, जी या कह सकते हैं रिकॉर्ड की गई थी। हम्म उसके बाद कई लोगों ने इसके ऊपर जाके छानबीन करी, सर्वेस किए, और हमारी भी टीम पिछले लगभग 4 वर्षों से चक्राता में इसको ढूंढने के लिए विजुअल इनकाउंटर सर्वेज हो गए जैसे, और DNA बारकोडिंग हो गई, और बायो एक्यूस्टिक्स मॉनिटरिंग हो गई। हम्म इस तरह की जो तकनीकें हैं, जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं, इनको यूज करके अलग अलग तरह के जो हैबिटेट्स हैं, जो उनके फ्रॉक्स के जो आवास होते हैं, जैसे गधेरे हो गए, उसके आसपास की जो एक पेड़ों की वेजिटेशन बन जाती है वो हो गई, पत्थरों के नीचे अलग अलग तरह के जो छोटे छोटे माइक्रो हैबिटेट्स बन जाते हैं पत्थरों के बीच में। लीफ लीटर का भी काफी अच्छा एक माइक्रो हैबिटेट बन जाता है। अलग अलग तरह के आवासों में सर्वेस किए हैं, अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग मौसमों में, जैसे कि हमने फरवरी से लेकर के इसको आप कह सकते हैं नवंबर तक, जब तक कि ठंड कम होती है, और इसमें आपका स्प्रिंग होता है, फिर गर्मी का मौसम आ जाता है, फिर बारिश का मौसम आ जाता है, जो कि बिल्कुल उभयचरों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो अलग अलग मौसमों भी में भी हमने इसकी खोज की है सर्वेस के थ्रू, मगर इसके एक भी इंडिविजुअल को, या इसके किसी टैडपोल को भी या अंडों को भी पाया नहीं गया है। हम्म तो ये हमारे हिसाब से अब ये है, हमें संदेह है कि ये जो प्रजाति है वो बहुत ही दुर्लभ हो चुकी है। पहले भी थोड़ी दुर्लभ थी, अब तो और ज्यादा दुर्लभ हो चुकी है, कि इसको ढूंढना कितना मुश्किल हो चुका है। हम ये अपील करते हैं कि इस प्रजाति को खोजने के लिए और भी प्रयास होने चाहिए। सभी जो
एक स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं, वन विभाग है, जी रिसर्च जो अनुसंधान केंद्र है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम मैंने बताया, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, और लोगों को मिलकर के, स्टूडेंट्स को, नेचर गाइड्स को, सबको मिलकर के आगे आना चाहिए, साथ में काम करना चाहिए, और इस मेंढक को कहीं भी देखा जाए तो रिपोर्ट करना चाहिए। और अगर ये विलुप्त ना हो जाए, कहीं ना कहीं इसकी पॉपुलेशन है हो जो हम उसको ढूंढ पाए, अगर ये विलुप्त होता है तो ये उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। बिल्कुल, बहुत बुरी खबर होगी। इन उभयचरों को समझें कि ये हमारे जीवन के लिए क्यों फायदेमंद हैं, ये किस तरीके से जैव विविधता को कायम करते हैं, इस पे एक संक्षिप्त अगर प्रकाश डालें, ताकि हमारे जो श्रोता हैं ग्रामीण जीवन में या नदियों के पास, गधेरों के पास जिनके आवास हैं, या जिनका भी इनसे जुड़ाव है, वो इस चीज को जी, कैसे समझें कि ये हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे टाइगर है, हम्म, एलिफेंट है, या आप बोलते हैं कोई डियर की प्रजाति है, हम्म, भालू है, वैसे ही जो उभयचर हैं वो हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट, एक बेनिफिशियल होते हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, बेनिफिशियल भी हैं। और अगर आप देखें तो हमें इनसे बड़े फायदे होते हैं, और बहुत अच्छा फायदा, एक बहुत जो हमारे ग्रामीण लोगों के लिए फायदेमंद है, वो ये है कि ये कीट नियंत्रण का काम करते हैं, पेस्ट बिल्कुल। कंट्रोलर होते हैं। तो खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े मकोड़े कीट होते हैं, तो उभयचर मेंढक तोड़ ये जो होते हैं, ये उन कीड़ों को खाते हैं और कृषि को लाभ पहुंचाते हैं। एक तरह से ये किसान के मित्र होते हैं। जी और ये फूड चेन में भी अ, एक प्रे भी होते हैं, प्रेडेटर भी होते हैं, मतलब इनसे ये शिकार भी करते हैं कीड़ों का, और इनका भी जो दूसरे जीव जंतु है वो शिकार करते हैं। तो काफी एक अच्छा एक फूड चेन में रोल प्ले करते हैं ये। और जो उभयचर होते हैं वो बायो इंडिकेटर होते हैं, यानी कि जैसे हमें तापमान आ जाता है, बुखार हो जाता है, जी तो थर्मामीटर क्या करता है, वो थर्मामीटर हमें बतलाता है कि कितना टेम्परेचर हो गया है, मतलब हम्म, किस लेवल का हमें किस मेजर कर पाता है, वो पता लगा पाता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर हो गया है, ये जी बहुत खतरनाक है, ये बहुत माइल्ड टेम्परेचर है। हम्म, उस तरीके से जो उभयचर होते हैं ये अ, हमारे इकोसिस्टम, हमारी जो पर्यावरण है उसकी हेल्थ के बारे में बतलाते हैं कि ये काफी संवेदनशील होते हैं, कोई भी परिवर्तन अगर होता है जल में या एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये बता पाते हैं कि क्या हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है हम्म। और किस गति से खराब हो रहा है। हाँ जी। सामुदायिक स्तर पर ऐसे क्या कदम हैं जो लोगों को जरूर उठाने चाहिए। हमें ये भी करना चाहिए कि जो हम अपने खेतों में रसायन का यूज करते हैं, जैसे जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इसका अगर संभव हो तो इसका कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि यही फर्टिलाइजर जो है वो पानी के थ्रू गहरे में बह जाता है, और आसपास के एरिया में बह जाता है, और पूरे जो मिट्टी भी है और जो स्ट्रीम्स हैं, हर जगह को पोल्यूट कर देता है। इससे मछलियां भी मरती हैं और उभयचर भी मरते हैं, और पूरा जो एक जो जीव, जल में जो रहने वाले जीव हैं, उन सभी को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम अपने फर्टिलाइजर का कम से कम यूज करें, और जो एक प्राकृतिक रूप से अगर हम खेती कर सकें, ऑर्गेनिक तरीकों से अगर कर सकें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने अपनी रिसर्च जो उभयचरों के ऊपर आप कर रहे हैं और ये हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं, इस रिसर्च का जो असल उपयोग है या असल जो जिम्मेदारी है वो हमारे समुदाय की है, और हमारी खेती से जुड़ी, हमारी बागवानी से जुड़ा, हमारे जल स्रोतों से जुड़ा हुआ है, और यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करते हैं। इसके लिए इसकी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। तो विशाल जी, हम तहे दिल से कुमाऊवानी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे कुमाऊं वाणी के माध्यम से अपनी बात साझा करने का आपके श्रोताओं के साथ एक मुझे मौका दिया। नए रूप, नए जोश, नए उत्साह के संग 90.4 कुमाऊं वाणी, आपण रेडियो, आपण बात।